हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी घर पर पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज करते हैं हम वर्कशीट नंबर 50 फॉर द क्लास 10th साइंस एंड ये है आपकी 2 नवंबर की वर्कशीट। और इस वीडियो में हम दोनों मीडियम्स को साथ लेकर चलने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक जो है हमारा वो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। जैव विकास से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को आपके सिलेबस से इस बार डिलीट कर दिया गया है ड्यू टू पैंडेमिक। तो उन टॉपिक्स को हम देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक हमने छोड़ना है और कौन सा अच्छे से करना है। तो हेरिडिटी से यानी कि अनुवांशिकता, इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट जो है इसका इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है हेरिडिटी, तो सबसे पहले इसकी डिफाइन को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, हेरिडिटी क्या होती है। ठीक है, इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। अनुवांशिकता यानी कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। हमें पता है कि हम जो है ना अपने पेरेंट्स पर होते हैं। कई बार आपको सुनने को मिलता होगा कि आपकी आइज़ जो हैं वो आपके मदर से मिलती हैं या फिर आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है आपके फादर से मिलती हैं। तो कई बार आपने सुना होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो शरीर है हम जो है अपने पेरेंट्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारे फीचर्स, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं हमारे पेरेंट्स की, है ना। तो यही जो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का यानी कि लक्षणों का, ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। ये जो मेंडल हैं जिनकी बात अभी हम करने वाले हैं, जो साइंटिस्ट जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, उन्होंने ये वर्ड जो दिया था ट्रेट्स, तो ये आता है, इसका मतलब जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से ही मिलता जुलता है। तो ये जो लक्षण है, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, इनहेरिट हो जाना, वंशागत होना, इनहेरिट हो जाना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो यही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। तो हो सकता है ये चैप्टर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। वो इसलिए लगता है मुश्किल क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही आप इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कनेक्ट कर पाओगे तो आप इसको समझने लगोगे, बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो जब भी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे वर्कशीट्स के थ्रू, तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो आपको सारी चीज़ें जो आपके पीछे कॉन्सेप्ट छूट गए थे वो फिर से आप जब रिवाइज करोगे बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल remains the generation of individuals of similar design। इसका मतलब क्या है कि जो जनन प्रक्रम है उसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन, यानी कि यहाँ डिजाइन जो वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब है अभिकल्पना, ठीक है, का होना है। तो होता क्या है कि जब भी ये जनन प्रक्रम होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होती हैं, जो रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनमें काफ़ी हद तक जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है। जो डिज़ाइन यूज़ किया गया वर्ड वो उनकी पूरी बॉडी के लिए है, तो वो बिल्कुल सिमिलर रहता है। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जब से मनुष्य जो प्रजाति है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि सभी मनुष्यों के 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, है ना। तो ये सारी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वो डिज़ाइन जो है हमारी बॉडी का, वो ढांचा वो बिल्कुल सेम रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के 4 हाथ हुए हों, 8 पैर हुए हों, है ना। तो ये इतनी ऑल्ट्रेशन नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, उसको अवॉइड किया जा सकता है, निगलेक्ट किया जा सकता है। Next is the point. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited। यानी कि अनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। यानी कि हेरिडिटी के रूल्स ही ये डिटरमाइन करते हैं, यही निर्धारित करते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो लक्षण हैं, वो माता पिता से बच्चों में किस प्रकार इनहेरिटेड होंगे, किस प्रकार वंशागत होंगे, किस प्रकार से उनमें कितने परसेंटेज कैसे वो उनके अंदर ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस के जो रूल्स हैं, हेरिडिटी के जो रूल्स हैं, उससे ही ये निर्धारित होगा अनुवांशिकता के नियमों के आधार पर। अब बात कर लेते हैं जो अनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं, जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके बारे में। इनका जन्म 1822 और मृत्यु 1884 में। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि वंशागति के लक्षण क्या हैं। अब अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, हाउएवर इट डज नॉट look exactly like its parents and the human population show a great deal of variation।
शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, ठीक है, सारे लक्षण होते हैं। वही जो हम बात कर रहे थे कि 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ, ये सारे लक्षण होंगे, आधारभूत, ये बेसिक लक्षण है ना, बेसिक फीचर्स हैं, ये सभी में होंगी। फिर भी वो पूर्ण रूप से अपने जनकों यानी कि अपने जनन करने वाले जो उनके माता पिता हैं उनके साथ बिल्कुल पूर्ण रूप से एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। अपनी अपनी विभिन्नता उनमें नजर आएगी, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा ही। एक जैसे बिल्कुल अपने माता पिता के जैसे तो नहीं होते, हम उनसे मिलते जुलते होते हैं, है ना। तो कुछ क्वालिटीज होती हैं माता से और कुछ क्वालिटीज होती हैं फादर से, ठीक है। तो हम दोनों, उन दोनों का क्या होते हैं, एक दोनों के गुणों की समष्टि होती है वहाँ पर। और ये विभिन्नता हमें स्पष्ट दिखाई देती है कि हमारे जो मदर और फादर से जो भी लक्षण हमारे अंदर आए हैं उन सब का मिला जुला एक रूप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू कलर से आप देख रहे होगे एक पॉइंट लिखा है, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसी तरीके से कुछ डिफरेंसेस आते हैं हमारे बॉडी में। भाई बेसिक जो चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं, भाई 2 आंखें होंगी, 1 नाक होगी, 2 कान होंगे, 2 पैर होंगे, ये बेसिक हैं, ये बेसिक फीचर्स हैं, आधारभूत लक्षण ये सेम रहेंगे। लेकिन फिर भी जो डिफरेंसेस हैं वो किस बेस पे आ जाते हैं, तो वो इस बेस पे आते हैं बच्चों कि हो सकता है कि आपके फादर से आपके बाल मिलते हों और आपकी मदर से आपकी आईज मिलती हों, तो दोनों के लक्षणों का आप में एक समावेश हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया कि स्वतंत्र और जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिव्रत हैं। अब ये कुछ वेरिएंट्स हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं मानव के अंदर भी, ठीक है, मनुष्यों में भी, कि उनको हम कैसे पहचान पाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बिल्कुल एक जैसे हो जाते तो हम एक दूसरे को कैसे पहचान पाते। तो ये डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं, ये डिफरेंसेस देखो, एक ऑप्शन, एक एग्जांपल हमें यहाँ दिया गया है। जैसे कोई भी मनुष्य है, ठीक है, और उसके कान जो है ना, उनके बारे में आप देखिए तो कान जो हैं वो कईयों के कैसे होते हैं, यहाँ पर ये ईयर लॉब कहलाता है, इसको हम कर्णपाली कहते हैं, ये ईयर लॉब है, ठीक है, हिंदी में इसको कर्णपाली कहते हैं। अब ये जो कर्णपाली है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो किसी मनुष्य में क्या होता है कि ये कम होता है, ये जो पार्ट है जहाँ पर हम कान में पहनने वाले इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है। तो ये ईयर लोब जो है किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, और किसी में कान जो है वो बिल्कुल उनके फेस से ऐसे टच्ड होते हैं, ठीक है। तो फ्री होते हैं जिनमें इस तरीके से थोड़ा सा ये पार्ट अलग से हटके होगा फेस से, ये फ्री वाला होगा, और ये अटैच्ड ईयर लोब होगा। इसमें क्या होता है, जो कर्णपाली या ईयर लोब है वो लटका हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंसेस हो सकते हैं मनुष्य के अंदर भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीजंस, अब बात आती है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, मेंडल ने क्या क्या इसमें कंट्रीब्यूशन किया। मेंडल, मैं बता दूं बच्चों आपको, ये जो थे ये कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे बल्कि एक मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने इतनी मेहनत की थी कि बायोलॉजी में भी इन्होंने इतने अच्छे से इस पार्ट को जब दिया था, जब इन बातों का महत्व बहुत ज़्यादा तो था ही, क्योंकि ये बात जो है वो सबसे पहले उन्होंने रखी, और ये बात उस टाइम पे एक्सेप्ट करना भी लोगों के लिए मुश्किल था, ठीक है। तो अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने उस टाइम पे रखी थी सबके सामने। तो लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का क्या योगदान है इसमें। ये जो नियम है वो यहाँ इस वर्कशीट में तो नहीं दिए गए हैं, हो सकता है हम नेक्स्ट वर्कशीट में इनको ज़रूर पढ़ेंगे। तो अभी बता दिया गया है आपको कि जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है वो किस प्रकार काम करेंगे। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ ऑफ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल टू द चाइल्ड। यानी कि जो मानव में लक्षणों की वंशागति का नियम है वो इस बात पर आधारित है कि माता और पिता दोनों से ही बच्चे को समान रूप में, समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरित होगा, ठीक है। तो दोनों से ही समान रूप से उसको लक्षण मिलेंगे बच्चे को, ठीक है, माता से भी और पिता से भी। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। तो जो हमारी डीएनए होगी उसमें पैटर्नल यानी कि पिता से रिलेटेड और मैटरनल यानी कि माता से रिलेटेड लक्षण दोनों ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से भी प्रभावित होगा। Thus, for each trait, there will be 2 versions in each child. अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे।
दो विकल्प होने का मतलब क्या है, या तो वो माता से मिलता जुलता होगा या फिर पिता से मिलते जुलता होगा। ओके, अब बात आती है मेंडल ने ये जो पॉइंट रखा ये किस बेसिस पे रखा, उनकी रिसर्च क्या थी, उन्होंने किस पर रिसर्च की थी। तो उन्होंने ये सारी बातें बताने के लिए उन्होंने पहले बहुत सारी रिसर्च की थी, और वो उन्होंने उसके लिए किसको चूज किया, गार्डन पी प्लांट को। गार्डन पी का चुनाव किया था मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस, क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विकल्प लक्षणों का अध्ययन करना था, इस वजह से उन्होंने इसका चुनाव किया था। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि केवल उन्होंने इसी का ही क्यों चुनाव किया, मटर के पौधे का ही। और मटर में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसमें भी उन्होंने किसको चूज किया था, गार्डन पी को चूज किया था। ठीक, तो गार्डन पी का जो नाम है, जो इसका बॉटनिकल नेम है, वो पाइसम स्टाइवम है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी इसकी स्पेलिंग, रेड कलर से लिखी है पाइसम स्टाइवम। ये इसका बोटेनिकल नेम था, और कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ही चूज गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ, उन्होंने मटर के पौधे का चयन अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इसीलिए चूज किया था, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ये 4, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं ये बातें, एडवांटेजेस उन्हें मिल रही थी इसके ऊपर रिसर्च करने से। तो देखिए वो क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्होंने गार्डन पी को ही चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, मटर के पौधों में बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं और उनके जो लक्षण हैं वो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट, अब जो पौधा है, ये जो मटर का पौधा होता है, इसकी जो लाइफ स्पेन है वो कम है, इसका जीवन काल कम है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक के फसल तैयार हो जाती है। 3-4 महीने में एक फसल मटर की कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो इस वजह से उसको बहुत सारा टाइम मिल जाता था, बहुत बार वो एक साल में 3 से 4 बार फसल पे पूरी जो है अपनी रिसर्च कर सकते थे, इस वजह से भी इसे चुना। नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट। भाई सामान्यतः जो है मटर के पौधे में फर्टिलाइजेशन जो है वो किस प्रकार होता है, वो स्वपरागण के कारण होता है, लेकिन इसमें पर परागण भी किया जा सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी किया जा सकता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वर्ड जो यूज़ किया गया है, इसको अगर हम पॉलिनेशन पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्लांट्स में पॉलिनेशन के तहत ये फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, पॉलिनेशन यानी कि परागण, ठीक है, स्वपरागण यानी कि अपने अंदर ही जो है उसके परागण मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन के तरीके से भी इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड, अब एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बन जाते हैं, तो रिसर्च करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते थे, या तो हमें बहुत कम मिले, बहुत कम हमें चीज़ें मिलें रिसर्च करने के लिए। तो इसमें क्या था, इसमें तो एक मटर की फली में से ही इतने सारे दाने निकलते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन गार्डन पी प्लांट। यहाँ पर 7 तरह के विकल्पी लक्षण दिखाई देते हैं मटर में, और भी दिखाई दे सकते हैं। जो मेंडल ने रिसर्च की उसमें से ये 7 को यहाँ इंक्लूड किया गया है। और वो क्या क्या थे कि या तो कैरेक्टर जो है, एक तरफ उन्होंने लक्षण लिए हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाई देंगे डोमिनेंट ट्रेट यानी कि प्रभावक विशेषक, और रिसेसिव ट्रेट यानी कि अप्रभावी विशेषक। अब जो लक्षण है उन दोनों लक्षणों में से या तो वो डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, या फिर रिसेसिव होगा या अप्रभावी होगा, है ना। तो उन दोनों में से कौन सा नजर आएगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा लक्षण प्रभावी रहेगा, कौन सा लक्षण डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 1 से लेकर 7 तक कि कौन कौन से लक्षणों के ऊपर यहाँ रिसर्च की गई, एक्सपेरिमेंट हुआ। कि सीड शेप बीज का आकार हो सकता है, सीड कलर बीज का रंग, फ्लावर कलर फूल का रंग, फ्लावर पोजीशन फूल की स्थिति, पोड शेप यानी कि फली का आकार, और पॉड कलर फली का रंग, और प्लांट हाइट यानी कि पौधे की ऊंचाई से। अब ये देखो कि प्रभावी कौन सा रहेगा। सीड शेप में हमने देखा है ज्यादातर कि राउंड शेप के मटर के दाने होते हैं, रिंकल्ड बहुत कम नजर आते हैं। तो यही बात आप याद रखना कि जो डोमिनेंट होता है वो ज्यादा नजर आता है और जो रिसेसिव होता है वो कम नजर आता है। इसी प्रकार सीड कलर जो है येलो, यानी कि जब ये पक जाता है तो येलो कलर का होता है, और ग्रीन जो है वो
रिसेसिव ट्रेट होता है। फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट फ्लावर जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, वो ज़्यादा नज़र आएगा, और वाइट फ्लावर जो है वो रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। फ्लावर की पोजीशन के अनुसार भी लक्षणों को यहाँ दिखाया गया है। तो अगर एक्शियल पोजीशन पे फ्लावर्स होते हैं या टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, अक्षीय या फिर अंत्य, तो इस पर भी लक्षण डिपेंड करते हैं कि एक्शियल वाला डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, और टर्मिनल वाला, अंत्य वाला जो है वो अप्रभावी या रिसेसिव होगा। अब एक्शियल और टर्मिनल पोजीशन क्या क्या है? एक्सियल पोजीशन का मतलब है कि जब पौधे में इस तरीके से आप देख रहे होगे शाखाएं हैं, तो जब फूल यहाँ पर निकलता है फ्लावर, ठीक है, तो ये एक्सियल पोजीशन होती है। ओके बच्चों। और अगर टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल में इस तरीके से अगर ब्रांचेस हैं तो उसके जो टर्मिनल्स हैं वहां पर फ्लावर होगा, ये टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर होगा। तो जो एक्चुअल पोजीशन वाला है यानी कि अक्षीय स्थिति वाला फूल जो है वो क्या होगा? प्रभावी है, वो प्रभावी लक्षण रहेगा। इसी प्रकार अगर हम पॉट शेप की बात करें, फली के आकार की बात करें, तो फूली हुई जो फलियां होती हैं वो ज़्यादातर दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे होगे कंस्ट्रक्टेड यानी कि सिकड़ी हुई, ये दिखाई दे रही होगी, इसमें कुछ डिज़ाइन सा नज़र आ रहा होगा आपको इस तरीके से, ये है सिकड़ी हुई, ये है रिसेसिव यानी कि अप्रभावी ट्रेट। ये बहुत कम देखने को मिलता है, बल्कि फूली हुई फलियां जो हैं वो प्रभावी रहता है। ठीक है, ये लक्षण प्रभावी होता है। अगले लक्षण की बात करें वो है पॉट कलर। तो यानी कि येलो कलर जो है वो रिसेसिव होता है, में बहुत कम ऐसी मटर दिखाई देंगी जो कि येलो या फिर हल्के येलो कलर में दिखाई देंगी, और ग्रीन जो है वो तो हम खाते ही हैं ज़्यादातर। प्लांट की हाइट की बात करें तो जो टॉल है वो डोमिनेंट है, और रिसेसिव कौन सा है? बोना पौधा या डवार्फ प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। बहुत ईजी है, पहले हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हेरिडिटी। तो ये बहुत आसान है, आप यहाँ से लिख लेंगे इसका आंसर। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, ये होता है हेरिडिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट इज द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट वाज ग्राम पीनट, गार्डन पी एंड पिजन पी। तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा आंसर है, वो है गार्डन पी, और जिसका बॉटेनिकल नेम, जो साइंटिफिक नेम जो है वो भी हमने पढ़ा था, उसको भी हम याद कर लेंगे। इसको अच्छे से याद कर लेना, स्पेलिंग एंड नेम पायसम स्टाइवम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, इसका सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में आपने वही आंसर लिखना है, पायसम स्टाइवम इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम एनी 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में कौन कौन से ऐसे 2 वेरिएंट्स हैं जो पाए जाते हैं? तो उसमें आप लिख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लॉब्स आर 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। अगर इसके अलावा भी पूछा जाता है तो हम बता सकते हैं कलर ऑफ हेयर एंड कलर ऑफ आईज, किसी के ब्लू आईज हैं, किसी के ब्राउन या ब्लैक हैं। हेयर पे भी इसका फर्क पड़ता है कि किसी के कर्ली हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी के वेवी हेयर हैं, तो ये भी वेरिएंट्स हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो उनके बहुत सारे रीजंस थे कि उन्होंने पी प्लांट को ही चूज किया, तो इसके लिए आप लिखेंगे 4th का आंसर कि he chose garden pea as his experiment material because of these reasons 1, 2, 3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जो आंसर्स लिखने हैं। पहला प्रश्न है आनुवांशिकता को परिभाषित करें। तो उसके लिए डेफिनेशन हम यहाँ से लिखेंगे, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना आनुवांशिकता कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? चना, मटर, मूंगफली और राजमा। तो मटर पर, और मटर में भी कौन से वाले? गार्डन पी पर। ठीक है, और इस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखना है सेकेंड पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट के लिए आप मटर पे निशान लगाएंगे, और जो सेकेंड पार्ट है इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। जो स्पेलिंग हम बात कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है, पायसम स्टाइवम, ये लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों के नाम बताने हैं। तो इसके लिए हमने ये एग्जाम्पल देखा था, ब्लू कलर से लिखा हुआ था कि स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त हैं। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसमें बालों का रंग, आँखों का रंग भी हम लिख सकते हैं, या बालों का जो टेक्सचर है वो भी लिख सकते हैं। किसी के कर्ली हेयर होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, किसी के सीधे या किसी के वेवी हेयर होते हैं।
है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो वो यही है कि कारण बताइए मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए ही क्यों चुना था। तो उसके लिए आंसर जो है हम लिख देंगे, मेंडल ने इसलिए मटर का चुनाव किया था क्योंकि उनको ये 1, 2, 3 और 4 ये 4 एडवांटेजेस उसमें नज़र आ रही थी उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये थी आपकी वर्कशीट बेटा आज की, और जल्दी से इसको सबमिट करिए अपने टीचर्स को। समझ लीजिए इस वर्कशीट को अच्छे से, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।